अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सैकड़ों कारकुनान एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर पहुँच गए हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में रात का वक्त है और इमरान खान साहब की बहनों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान वो अडयाला जेल के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। एक मरतबा फिर जो इमरान खान साहब की मुलाकात है उसे रोक दिया गया। इस मरतबा कारकुनान अपने साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान के झंडे भी लेकर गए और वो वहां पर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर बैठी हैं और इमरान खान साहब की अपनी बहनों के साथ मुलाकात जो कानून के मुताबिक है, जो अदालती अहकामात के मुताबिक है, वो नहीं करवाई जा रही। देखिए, ये कभी हमने तारीख में नहीं सुना था। को कैदी जेल के अंदर है, उसकी फैमिली मिलने जा रही है जी, मुलाकात ही नहीं करवा रहे। ये तारीख में हमने सुना ही नहीं था। यानी ऐसी चीजें कभी हमने विटनेस की ही नहीं पाकिस्तान में। तो इमरान खान जब कहते हैं ना ज़हनी मरीज, तो वो बिला वजह तो नहीं कहते ना। वो इमरान खान जेल से बैठकर कहता है ज़हनी मरीज, ये सारे बाहर मिलकर साबित करना शुरू कर देते नहीं वाकई ज़हनी मरीज है। नॉर्मल आदमी ऐसा तो नहीं करता ना, नॉर्मल हुकूमत ऐसा करती है। ये जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है, ये वाकई पूरा निज़ाम ज़हनी मरीज बन चुका है और एक कैदी से लड़ने में लगा हुआ है। यानी मुल्क के अंदर सैकड़ों मजीद मसाइल है, अजीबो गरीब किस्म के मसले हैं पाकिस्तान के। बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का पकड़ के, हर चीज को ओने पोने बेच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तवज्जो सारी इमरान खान पे, सारी कानून साजियां इन्होंने इमरान खान की वजह से की। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोस्टर भी जारी किया, मैं आपको आगे पढ़ के जाके सुनाऊंगा। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि इमरान खान की बहनें एक मरतबा फिर बाहर बैठी हैं जेल के और वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकरात करनी ही नहीं। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा, क्योंकि मुज़ाकरात किसके साथ करेंगे? शहबाज शरीफ के साथ करेंगे। वो इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा सकते। यानी शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया मुज़ाकरात के हवाले से और उन्होंने मशरूत पेशकश की मुज़ाकरात की अपोजिशन को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब ये शराइत हैं, पुरअमन रहेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो जो शराइत हुकूमत की होती हैं नॉर्मली, उन्होंने कंडीशंस लगा दी। दूसरी जानिब अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई रद्द अमल बाकायदा मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो डायलॉग कमेटी है, जो नेशनल डायलॉग कमेटी, ये फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, उन लोगों ने भी अपनी एक कमेटी बनाई हुई है। तो इन लोगों ने भी रद्द अमल दिया। इन्होंने कहा जी बड़ा खुश आइंदा, बड़ी अच्छी बात है, खैर मकदम करते हैं इसका, लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत खैर सगाली के तौर पे जो कोट लखपत जेल के अंदर बेगुनाह कैदी हैं उन्हें छोड़ दे। तो जो अडयाला के अंदर कैदी है वो गुनाहगार है। इमरान खान की अहलिया और इमरान खान गुनाहगार है। इमरान खान की बीवी का कसूर सिर्फ इतना है ना कि वो इमरान खान की बीवी है, और क्या कसूर है? ना उसने कभी सियासत की, ना उसका किसी और चीज से ताल्लुक है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जितने तोहफे नवाज शरीफ की बीवी ने उठाए हैं तोशा खाना से, इमरान खान की बीवी ने उससे आधे भी नहीं उठाए होंगे। बेशुमार और वज़राए आज़म है जिनकी बीवियां तोहफे उठाती नहीं तोशा खाना से और पैसे जमा करवाते रहे, और तोहफे आज कहां है तोशा खाना वाले, किसी को पता ही नहीं है। आज तक किसी सियासतदान से नहीं पूछा गया कि वो जो तूने तोहफा लिया था तोशा खाना से वो किधर गया। नवाज शरीफ की एक गाड़ी तो मेरे जानने वाले ने खरीदी हुई है, ये तोशा खाना वाली गाड़ी है, बाहर से आई थी। तो ये अजीबो गरीब किस्म की नाज़रीन ये कहानियां इनकी, और अजीबो गरीब किस्म के जाली केसेस हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा जी मुज़ाकरात की पेशकश, उन्होंने कहा जी करते हैं बिल्कुल मुज़ाकरात। तो नेशनल डायलॉग कमेटी नॉर्मली ये हुकूमत की सिमत में ही रहती है, ये एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा लड़ नहीं पाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा बड़ी कुर्बानी नहीं दी। फवाद चौधरी गो के गिरफ्तार रहे, लेकिन इन्होंने बहुत शुरू में सरेंडर कर दिया था। इन लोगों ने जब 9 मई हुआ उसके बाद ये नहीं खड़े हो पाए। सारे लोग नहीं हो पाते, ये मैं इनको कसूर भी नहीं देता। जो लोग नहीं खड़े हो पाए वो नहीं हो पाए, जो खड़े हो पाए वो हो पाए। ये तो अपनी अपनी इस्तात की बात है ना, अपनी अपनी हिम्मत की बात है, अपने अपने सियासत के बारे में सोचने की और अपने अपने अंदाज की बात है। कुछ लोगों को यह भी लगा कि इमरान खान की कहानी अब खत्म हो गई, बस अब इमरान खान किस्सा पारीना हो गया, ठीक है जान छुड़ाओ। लेकिन जब वक्त के साथ साथ उन्होंने देखा कि इमरान खान तो भाई सियासी तौर पे एक अबदी हैसियत हासिल करता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, तो उन्होंने कहा जी वापस
पीटीआई। तो अब ये जो कमेटी बनी हुई है कह रही है हम खैर मकदम करते हैं, ये जो यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी हैं, ये इसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर चीमा साहब है, इन लोगों को जो है वो छोड़ा जाए, खवातीन के साथ नरमी बरती जाए और हालात को बेहतर किया जाए, कैदियों को रिलीफ फराहम किया जाए, सियासी मुकदमा खत्म किए जाए, तो ठीक है हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन देखें शहबाज शरीफ साहब की इतनी हैसियत नहीं है, हैसियत बोले तो उनकी इतनी औकात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने आज तक अपनी कोई तकरीर मुकम्मल नहीं की जब तक कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ ना की हो और उससे पहले जनरल बाजवा की तारीफ ना की हो। आर्मी चीफ की तारीफ के बगैर उनकी कोई भी तकरीर मुकम्मल नहीं होती, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाए तो वहां पे भी उन्हें अपने फील्ड मार्शल की नाम लेकर तारीफ करनी पड़ती, अपने भाई की तारीफ नहीं करते, अपने काम की तारीफ नहीं करते, फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं वहां पे भी जाके। तो वो तो बेचारे इतनी उनकी हैसियत है, इतनी उनकी औकात है, वो तो इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा सकते। जब मुलाकात के बारे में कहा गया उन्होंने कहा जी पूछ के बताऊंगा, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या मुज़ाकरात करने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जवाब देगी तो पता चलेगा। बहरहाल इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि इमरान खान की जो फॉलोअर्स हैं वो तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मेरा कोई साथी मुज़ाकरात नहीं करेगा, फैसला सड़कों पर होगा। और सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने यह कह दिया पहले ही कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई। ये दिखावे के तौर पे चीजें हो रही हैं, पब्लिक से मिल लिया, इधर चले गए उधर चल गए। स्ट्रीट मूवमेंट कुछ और होती है। पहले सुहेल अफरीदी साहब को और उनके लोगों को यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रीट मूवमेंट होती क्या है और ये किस लेवल तक पब्लिक के अंदर जाती है, उसकी तैयारी कैसे होती है, पहले उन्हें समझना पड़ेगा। जब समझ आ जाएगी फिर वो शुरू कर देंगे। तो अभी उस तरफ मामला गया नहीं, लेकिन उसका काम हो रहा है। जो ग्राउंड वर्क है, जो उसकी पेपर वर्क है कि किस तरीके से उसको करना है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं अभी। तो नाजरीन शहबाज शरीफ साहब के तो इख्तियारात ही नहीं है, तो उन्होंने कैसे करना है, मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं वो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो मेन मुतालबा करती है कि नए इंतखाबात करवाएं, और नए इंतखाबात क्या पुराने इंतखाबात में इनकी मौत वाक़ई हो गई थी, इनकी सियासत तो दफन हो गई थी पिछले इंतखाबात में। तो पिछले इंतखाबात में बड़ी मुश्किल से ये पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके आके इक़्तिदार में बैठे। अब दोबारा से इनको वैसा इंतखाब तो नहीं मिल सकता, बार बार तो नहीं गंद मारा जाएगा पाकिस्तान में, और बार बार रिस्क लिया भी नहीं जा सकता। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत या पीपल्स पार्टी या बाकी लोग ये क्यों तस्लीम करेंगे या क्यों ये बात मानेंगे कि ठीक है पाकिस्तान में दोबारा से इंतखाबात करवा देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनकी हालत 8 फरवरी 2024 से भी ज्यादा पतली हो चुकी है। कोई छोटी मोटी उम्मीद पब्लिक को उनसे बाकी थी तो वो भी खत्म हो गई है। यानी रिजीम चेंज करते वक्त इन्होंने जो सबसे बड़ा एक नारा लगाया था ना, वो ये था कि महंगाई हम खत्म करेंगे। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा हम रिजीम चेंज करने जा रहे हैं, रिजीम चेंज करने के बाद हम महंगाई ठीक कर देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक डाटा जारी किया, क्योंकि पिछले दौर में ये काम सहाफ़ी किया करते थे तो अपोजिशन को ये काम करना नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो ये काम किया करते थे, उन्होंने ये काम बंद कर दिया, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद एक और मरतबा ये डाटा जारी किया है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई कितनी थी और आज महंगाई कितनी है। ये आपको ना फिगर्स बताते हैं, डबल फिगर, सिंगल फिगर, ये कहानियां आपको सुनाते हैं, वो महंगाई बढ़ने की शरह है। एक्चुअली जो महंगाई हुई है वो ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाटा जारी किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल फी लीटर 152, आज दिसंबर 2025 में 263। ये अप्रैल का डाटा है 2022 का, और दिसंबर का डाटा है 2025 का। इमरान खान के दौर में छोटा गोश्त 1400, आज 2200। बिजली का फी यूनिट उस दौर में 16 रुपए कुछ पैसे, जबकि आज जो सस्ता वाला यूनिट है, महंगा यूनिट तो बहुत महंगा है, जो सस्ता वाला यूनिट है वो 35.5 रुपए। एलपीजी उस वक्त 2400 और आज 3500। गैस 141 रुपए और आज 1976 रुपए। चावल 75 रुपए से 300 रुपए। आटा 980 रुपए से 2700 रुपए। दूध 110 रुपए से 225 रुपए। अभी बेशुमार चीजें, चीनी निकालें,
गंदम निकालें, बाकी चीजें निकालें, बेशुमार चीजों की कीमत, डॉलर का रेट निकाल लें, हर चीज का इन्होंने सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया। ये इमरान खान के दौर से अब तक का महंगाई का मुवाजना है। दावा करके आए थे कि हम ये सारी चीजों की कीमतें आधी कर देंगे, लेकिन सारी चीजों की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा कर दी और स्पीड इतनी ज्यादा लगाई शहबाज स्पीड ने कि 4 साल गुजरे, अभी 4 भी नहीं पूरे हुए और ये इन्होंने पाकिस्तान की हालत कर दी है। तो नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक पोस्टर जारी किया इमरान खान साहब की तारीफ में, मैंने आपको बताया था, वो जरा आपको सुनाते हैं। इतने ताकतवर बनो, उन्होंने ये लिखा, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हारे ट्वीट करने से डरे, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हें जेल में डालकर तुम्हारी मुलाकात करवाने से डरे, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हें अदालतों में पेश करने से डरे, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हारी तस्वीर को मीडिया पे चलाने से डरे, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हारा नाम लेने पर पाबंदी लगा दे, इतने ताकतवर बनो कि तुम्हें काबू करने के लिए सारे दुश्मन मुल्क का आईन ही बदल डालें, लेकिन तुम फिर भी काबू ना आ सको। किसी मां ने नहीं जमया पुत्र खान वर्गा, ये उन्होंने आगे पंजाबी में लिखा। तो ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की तारीफ की। वैसे हकीकत तो यही है, आईनी तरमीम से लेकर सारे इकदाम, आसिम मुनीर साहब की भाग दौड़ से लेकर अमरीकी हुक्म मानने तक, हर चीज जहां जहां ये जा रहे हैं बेचारे, जो कुछ कर रहे हैं, जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, सब इमरान खान के खौफ में कर रहे हैं, क्योंकि मईशत इनसे चली नहीं, महंगाई इनसे कंट्रोल हुई नहीं, दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती चली गई, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ये ला नहीं पाए, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, पाकिस्तान से पैसा और इंसान बड़ी तेजी से पाकिस्तान छोड़कर बाहर भागते चले जा रहे हैं। ये हालात आसिम मुनीर साहब के 3 साल दौर के अंदर हुए हैं और मायूसी बढ़ती गई है कम होने की बजाय। अब उल्टा जो उलमा इकराम, जो नॉर्मली मुल्ला मिलिट्री एक अलाइंस रहता था, मुझे हैरत हुई कि ये मौलवियों को क्या हो गया, सारे मौलवी इकट्ठे होकर आसिम मुनीर साहब को पड़ गए। ये मौलवी क्यों पड़ गए आसिम मुनीर साहब को? देखिए, इनकी अपनी भी बेचारों की क्रेडिबिलिटी है ना, उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। मौलवियों से हुआ ये ना कि मौलवियों ने इतने जूते पॉलिश कर लिए, इतने जूते पॉलिश कर लिए कि फंस गए बेचारे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो करें क्या। तो मौलवियों का थोड़ा बहुत जो है, उनको शायद इजाजत मिली होगी या उन्होंने इजाजत ली होगी या कुछ कर करा के मौलवियों ने कुछ मुतालबात सामने रख दिए। अब अगर इन मुतालबात के लिए मौलवी सड़कों पे आ जाते हैं, इन मुतालबात के लिए मौलवी ये कहते हैं कि हम सर पे कफन बांध रहे हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, फिर तो हम मान लेंगे जनाब मौलवियों के जो मुतालबात हैं वो मुतालबात उनके ठीक हैं और उलमा जो है वो अपने मुतालबात के ऊपर खड़े हैं। लेकिन अगर मौलवी बिल्कुल खामोशी के साथ कंबल लपेट के बैठ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि मौलवियों ने थोड़ा दबाव डाला है अपनी साख बचाने के लिए और थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल के कुछ चूरी खाने के लिए, क्योंकि सारी चूरी तो वो ताहिर अशरफी साहब जैसे लोग जो है दरबारी मुल्ला वो खा जाते हैं। तो अब जनाब यहां पे ये मौलवियों ने जो एक मुतालबात की एक फहरिस्त है, 3-4 मेन चीजें जो हुई हैं मौलवियों के इकट्ठ में। ये बड़े बड़े मौलवी हैं, पाकिस्तान के सारे उलमा इकराम हैं, बड़े मौलवी हैं। इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से आप शुरू हो जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब तक आप आ जाएं, और एहतशाम इलाही जहीर साहब हैं, फिर और बहुत सारे, मैं किस किस का नाम लूँ, यहाँ पे मुफ्ती मुनीब हैं। नंबर 1, इन उलमा ने आसिम मुनीर की बैत से इनकार कर दिया, बल्कि जो बैत करने के स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जो बयानात दिए गए थे, उन बयानात को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि यार अब बैत कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि ताहिर अशरफी साहब सरकारी मुलाजिम के हाथ पे बैत नहीं करते, उसके हाथ पे तनख्वाह रखते हैं ताकि वो अपना घर चला सके और इज्जत की रोजी रोटी कमा के अपनी जिंदगी और अपने बच्चों का पेट पाल सके। सरकारी मुलाजिम के हाथ पे बैत नहीं करते, ये नौकरी तब्दील होती रहती है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। तो उलमा ने एक तो आसिम मुनीर साहब की बैत से इनकार कर दिया। नंबर 2, इस्तिस्ना को गैर इस्लामी और गैर शरई करार दे दिया। उन्होंने कहा जो फील्ड मार्शल साहब ने इस्तिस्ना लिया ना, ये गैर इस्लामी, गैर शरई है, कुरान पाक की तालीमात के मुनाफी है। अब ये बहुत बड़ा दबाव है आसिम मुनीर साहब के ऊपर कि उन्हें इस्तिस्ना छोड़ना पड़ेगा। नंबर 3, गजा में फौज भेजने पर एतराज करते हुए ऐसे किसी भी इकदाम से इन उलमा ने मना कर दिया। देखिए ना, फौज भेजी जा रही है, राणा सनाउल्लाह साहब के बकौल अगर इसराइल ने इजाजत दी तो पाकिस्तान की फौज गजा में जाएगी। अब ये फौज भेजना चाहते हैं, अमेरिकन कह रहे हैं जनाब हमने नहीं कहा, ये खुद ही अर्जी लेकर आए थे
इन्होंने कहा जी हम अपनी फौज गजा में भेजना चाहते हैं, स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर। अब मैं आपको खबर यह भी दे देता हूं कि 3 फौजें तैयार हैं जिन्होंने सबसे पहले जाना है। सबसे बड़ी तादाद गालिबन इंडोनेशिया की फौज की होगी, वो हो सकता है 4 से 5 हज़ार तक फौजी फराम करें। दूसरे नंबर पे जो अब तक इतलात आ रही है, और ये अनकन्फर्म्ड इतलात है, इनके मुताबिक 3,000 से 4,000 के बीच में पाकिस्तानी फौजी हो सकते हैं। फिर कुछ फौजी लीबिया से लिए जाएंगे, कुछ 2-3 और मुल्क हैं जिनसे बातचीत चल रही है, वहां से भी फौजी लिए जा सकते हैं। लेकिन अरब ममालिक में कोई भी ऐसा काबिल जिक्र बड़ा अरब मुल्क नहीं है, मशहूर अरब मुल्क नहीं है जो अपनी फौज को गजा में भेजने पर आमादा हुआ। उन्होंने इनकार कर दिया, तुर्की ने इनकार कर दिया, ईरान ने इनकार कर दिया, अजरबैजान ने इनकार कर दिया। तो जितने बड़े इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, यूएई ने इनकार कर दिया, उर्दन का अभी तक इनकार चल रहा है। तो ये जो इनकार बड़े मुल्कों ने कर दिया, तो ये बाकी मुल्क ये बच गए हैं और ये अब भिजवाएंगे जनाब वहां पे। ताहिर अशरफी साहब को तनहा करके रगड़ा लगा दिया मौलवियों ने ताहिर अशरफी साहब को कहा ये हमारा नुमाइंदा ही नहीं है, ये हमारी नुमाइंदगी करता ही नहीं है। लोगों ने बड़ी जू मानी अल्फाज भी उनके बारे में कहे, मैं यहां कहना नहीं चाहता, लेकिन ताहिर अशरफी साहब हुजूम में तनहा रह गए। उन्होंने बड़ी बड़के मारी है, 30 लाख बंदा तो मैं ला के खड़ा कर दूंगा, आपके हाथ में बैत करते हैं। और सारे मौलवियों ने कहा केड़ा 30 लाख बंदा, जा काम कर। इस तरह की बात उन्होंने की है। ताहिर अशरफी साहब को तनहा कर दिया। अब वो अकेले बेचारे, उन्हें समझ नहीं आ रही। वो सरकारी मुल्ला होता है ना, बस उसके आसपास थोड़े से मौलवी होते हैं जमा, वो उनके जरिए से अपना खेल खेलता है। सरकारी मुल्ला की इतनी औकात होती है, हमेशा से ऐसे ही होता है। दरबारी मुल्ला की कोई औकात नहीं होती, ना तारीख में उसका कोई नाम रहता है, कभी कोई याद भी नहीं रखता दरबारी मुल्ला को कि इस तरह का कोई मुल्ला आया भी था। लेकिन जो लोग इस्लाम के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो दीन के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनका नाम जो है वो सदियों तक, दहाइयों तक जिंदा रहता है। लेकिन ये लोग जो है ना, तारीख में गायब हो जाते हैं, इनको तो कोई याद भी नहीं रखता। इनकी अपनी जिंदगी में जब ये रिटायर हो जाते हैं, काम के काबिल नहीं रहते, तो लोग तभी इनको भूल जाते हैं। बहरहाल इन्होंने इस बात पे एतराज किया है मौलवियों ने कि आपने फौज नहीं भिजवानी गजा में, क्योंकि वहां पे जो इरादा है वो ये है कि गैर मुसल्लह किया जाएगा हमास को, तो इस काम में पाकिस्तान हाथ ना डाले। ये भी उलमाए किराम ने मना कर दिया। अच्छा, एक तरफ हम हर तरफ जाके पंगे ले रहे हैं, हर तरफ हर चीज के अंदर हम शामिल होना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे कभी इधर कभी उधर, कभी ये सौदा कभी वो सौदा। और हालत हमने पाकिस्तान की क्या की हुई है कि दुनिया में जो भिखारियों की तादाद में ममालिक का एक डाटा आया, तो जनाब नंबर 1 जो मुल्क है, नंबर 3 से आ जाते हैं। चले, नंबर 3 पे शाम है। शाम एक ऐसा मुल्क है जिसमें तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भिखारी हैं उनके। इसके बाद नाइजीरिया है दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे पाकिस्तान आ गया पूरी दुनिया में। अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, एक तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा भिखारी हैं। बदकिस्मती से हमारे इतनी बड़ी तादाद में तो भिखारी बाहर से डिपोर्ट होकर हजारों की तादाद में पाकिस्तान पहुंच गए। पूरी दुनिया में हमने भिखारी एक्सपोर्ट किए हैं। तो जनाब ये जो मुसलमान मुल्क है एक तो पाकिस्तान, और बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि नंबर 1 पे आ गया भिखारियों की फहरिस्त में, और नंबर 2 एक एटमी कुव्वत भी है पाकिस्तान। यानी हमारे हाथ में एक में एटम बम है, दूसरे में कशकोल है, और ये हमारी कौम का अलमिया है। जब हुक्मरान ही मांगने वाले हो, जब आपका वजीर आज़म कहता हो देखे मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, ऐसे ही मांगते हैं ना भिखारी। आपके दरवाजे पे अक्सर आते हैं, वो आकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखे मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं सफेद पोश आदमी हूं, मैं बिल्कुल मांगने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। यही बात आपका वजीर आज़म भी कहता है कि देखे मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ये प्रोफेशनल भिखारी होने की एक अलामत है। तो जैसा वजीर आज़म है वैसे ही नीचे काम चल रहा है। भाई कौम को खुददारी देनी थी, कौम को हिम्मत देनी थी, कौम को यह समझाना था कि आपने मांगना नहीं है, आपने काम करना है। और ये काम लीडर्स करते हैं, ये काम मफाद परस्त टोला ये काम नहीं करता। वो तो पैसे इकट्ठा करता है, भाग जाता है। तो ताजरों को लाकर जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया वो हम देख रहे हैं, और वो अपनी कार्रवाइयां डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये इन्होंने PIA की निजकारी की है। आरिफ हबीब ग्रुप है शायद जिन्होंने इसकी सबसे अच्छी बोली दी है, उन्हें मिल भी जाएगा, पहला मरला हो गया आज। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि
3 दिन हो गए लगातार ये इश्तिहार चला रहे हैं अखबारात के अंदर। इश्तिहारात क्या चला रहे हैं? पीआईए की ऊंची उड़ान, बेड़ा गर्क करके एक इदारे को, उसका सत्यानाश करके उसको बेच रहे हैं और इश्तिहार चला रहे हैं कि पीआईए की ऊंची उड़ान। पिछली मर्तबा इन्होंने क्या किया था कि 7 अरब रुपए कंसल्टेंट को दे दिए थे कि हमने इसको बेचना है, कि निजकारी किस तरीके से करनी है, और बोली लगी थी सिर्फ 10 अरब रुपए, और अब सेल टैक्स माफ कर दिया। निजकारी की 90% रकम बोली जीतने वाला हुकूमत को नहीं देगा, वापस पीआईए में लगाएगा, यानी इसकी बोली खुद अपने पास, यानी 90% पैसा उसने हुकूमत को नहीं देना, 10% उसने हुकूमत को देना है, बाकी पैसा अपने पास रखना है और पीआईए के अंदर इन्वेस्ट करना है। कितना जबरदस्त काम किया है इन्होंने। और एक और चीज है, आखिर में तमाम अमला 1 साल के बाद हुकूमत का हो जाएगा और उनकी तनख्वाहें और पेंशन हुकूमत के जिम्मे हो जाएगी। तो फिर आपने क्या कमाया? ये तनख्वाहें और पेंशन ही तो पाकिस्तान को लेकर बैठ गई थी। अगर पीआईए के जहाज और सारा सिस्टम बेचने के बाद आपने ये सारे मुलाजिम 1 साल बाद अपने पास रखने हैं, तो फिर तो बेड़े ही गर्क है। फिर इनको तनख्वाहें भी देते रहे और पेंशन भी देते रहे, आपको तो टके का फायदा नहीं हुआ। और इसके बाद इस तरह के इश्तिहार जबकि बोली भी नहीं लगी, समझ से बालातर है। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि ये किस तरीके का इन्होंने बेचा है कि पेंशनें भी ये देंगे, तनख्वाहें भी ये देंगे। और ये मुजम्मल असलम साहब ने सारा पोल खोला, उन्होंने ये बताया कि जनाब ये इस तरीके से हुआ है। तो अमला भी इनके पास रहेगा, जहाज चले जाएंगे, जो खरीदेगा 90% पैसा भी वो अपने पास रखेगा और जहाज़ों के ऊपर लगाएगा। और 3 दिन से ये इश्तिहारात चलवा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, आप गौर करें कि इसका तो मुनाफा या तो अखबारात को होगा या खरीदने वाले को होगा, ना हुकूमत को कुछ मिलेगा ना कौम को कुछ मिलेगा। ये इन्होंने सौदा किया है। ये हमेशा जब भी कुछ बेचते हैं ना, अपने मफाद को देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं और उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके पीछे फिर पर्दा नशीन होंगे, फिर माल बना लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।